हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई क्यूट केमिस्ट्री। ओके, तो हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। अभी पिछले लेक्चर हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था और उसमें मैंने देखा कि आपको एस पी डी एफ सबशेल बताए गए थे और इनके ऑर्बिटल्स आपको बताए गए। इन ऑर्बिटल के बारे में आज हम बात करेंगे, उनके शेप के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के बारे में इसके बाद वाले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिटल को कैसे, पहली बात तो आप ये बताइए किसी चीज का शेप देखना इसका मतलब क्या है। जैसे आपको मेरी बॉडी का शेप देखना है, दैट मींस कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे मसल्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज है, मेरे बॉडी में मसल्स कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। जब किसी ऑर्बिटल के शेप के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जा रहे हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पाए जाते हैं, 90% इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाते हैं हम उनको ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर उनको ऑर्बिटल बोलते हैं तो वही तो उसका शेप हो गया कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल, किसी भी ऑर्बिटल का शेप अगर आपको देखना है तो आपको बस ये चेक कर लेना चाहिए कि उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादातर अमाउंट में कहाँ पाए जा रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से ही हम लोग ऑर्बिटल के बारे में बता पाए थे। और वेव फंक्शन, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे साई का यूज किया गया, हमने वेव फंक्शन के लिए यूज किया था, जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताता था कि ये वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कितना है। ओके, और वेव के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, पहले से बता दी। और सिंपल अगर साई का यूज किया जाता है तो सिंपल साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बट अगर मैं साई स्क्वायर का यूज करता हूँ, ये है फिजिकल साई का रिप्रेजेंटेशन, ये आपका साई स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल साई के लिए कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेशन, सॉरी सिंपल साई के लिए कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर के लिए सिग्निफिकेंस है। जहां पे कहीं पे साई स्क्वायर लिख दिया जाए, समझ लेना कि वो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। दिस इज साई स्क्वायर इज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप सोचेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बता रहा है साई स्क्वायर। ओके, इस बात को सबसे पहले मैक्स बोर्न ने बताया था और इन्होंने ये बात भी साथ साथ बताई थी कि साई स्क्वायर इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और आप सबको तो ये बात तो पता है, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर कर देते तो हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो आता ही नहीं। तो अगर हम किसी भी चीज को, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना, अगर उसको स्क्वायर कर देते तो पॉजिटिव हो जाता है। स्टार पॉइंट बनाए और लिखें, साई इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हैव नो physical significance, but psi square is a probability density और probability function। ठीक है, साई स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी फंक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दो बार लिखा नजर आए तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख सकते हैं आप। तो आप बोल सकते हैं कि साई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, जबकि अगर मैं सिंपल साई के बारे में बात करूँ तो साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर साई नेगेटिव भी होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस तो हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए। ओके, ये यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है ऑर्बिटल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल। वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की 90% पाए जाने के चांसेस होते हैं उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे यही है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ तक कि ये जो पोर्शन है, जिस पोर्शन में आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो जिसे आप ऑर्बिटल बोल रहे हैं, उस ऑर्बिटल में यहाँ से लेकर के, यानी न्यूक्लियस से लेकर के वो आउटर इलेक्ट्रॉन या 90% के रीजन जो दिख रहा है, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तो इसको रेडियस बोलते हैं, ऑर्बिटल का रेडियस। ठीक है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ ऑर्बिटल। और इसे बोल सकते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
इसे आप बोल सकते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आपकी मर्जी है आप इसको क्या बोलना चाहें। आप इसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलना चाहें तो आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब एक 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और यहाँ से लेके इस टाइम यहाँ तक जो आउटर आपको लेयर दिख रहा है, इस लेयर तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलते हैं, नोट करें। और इसको क्या बोलेंगे, ये है आपका ऑर्बिटल, ये क्या है आपका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, या आप इसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल सकते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या आप इसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, आपकी मर्जी, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। आप चाहे इसको ऑर्बिटल बोलना चाहें तो आप इसको ऑर्बिटल बोल सकते हैं, आप चाहे इसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलना चाहें तो आप इसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल सकते हैं, आप चाहे इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलना चाहें तो आप इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया की, इस पूरे वॉल्यूम की बात करें, इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं, या आप सीधे बोल सकते हैं रीजन टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल है, इसलिए आप इसे रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे रेडियस, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल के अंदर की सारी बातें हैं, आप इसको जरा जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। ये तो अभी आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहाँ पे ज्यादा है। हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अब वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ होगा रेडियस, रेडियस का मतलब न्यूक्लियस से कितनी आगे जा रहे हैं, कितनी दूरी पे आप जा रहे हैं। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अब आप न्यूक्लियस और प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी कि साई, आप यहाँ पे देखें, ये साई है, ये साई है, न्यूक्लियस एंड साई के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया है, न्यूक्लियस एंड साई के बीच में हमने एक ग्राफ बनाया। ये पोर्शन आपको 0 दिख रहा है, ये भी पोर्शन आपको 0 दिख रहा है। सबसे पहला ग्राफ आपका होगा न्यूक्लियस एंड साई के बीच में, ओके, फर्स्ट ग्राफ आपका न्यूक्लियस एंड साई के बीच में। ये दो अलग अलग चीजों के लिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए यानी कि ये आपका 1s के लिए होगा और ये आपका 2s ऑर्बिटल के लिए होगा। 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल में सबसे पहले हम लोगों ने साई वर्सेस रेडियल ग्राफ बनाया। जब हमने साई वर्सेस रेडियल ग्राफ बनाया तब हमने क्या देखा, देखिए पहली बात याद रखें, एस ऑर्बिटल हम 1s और 2s की बात करेंगे। 1s का मतलब n = 1 एंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1s एंड 2s के बारे में हमने बात किया, तो 1s का मतलब फर्स्ट सेल का s ऑर्बिटल, और ये पे 2s यानी कि सेकंड सेल का s ऑर्बिटल। फर्स्ट सेल के s ऑर्बिटल एंड सेकंड सेल के s ऑर्बिटल में पहला ग्राफ जो बन रहा है वो किसके बीच में, शाई वर्सेस r के बीच में, शाई वर्सेस r के बीच में ग्राफ बना। जरा इसको शाई वर्सेस r के बीच में आप एक ग्राफ बनाए, पहले आप ये ग्राफ बनाए, उसके बाद बताता हूँ। आप यदि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस के पास अभी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस नहीं, ये साई है, साई भी, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई है। साई की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी कि जब ये रेडियस बहुत कम है न्यूक्लियस के पास साई की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साई की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2s में हम देखेंगे ये क्या है, ये 2s के लिए, ये किसके लिए, 1s के लिए। 2s के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं साई की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये है आपका 0 पोर्शन, ये क्या हो रहा है आपको 0 दिख रहा है, ये 0 यानी कि ये यहाँ से लेकर के ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। किसमें जा रहा है बेटा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसी नेगेटिव डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं, उन्हें हमें पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव में लाने के लिए हम इसको क्या करें, बस स्क्वायर कर दें। इस बार जो ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, ये पहला ग्राफ बना लें आप जल्दी से। पहला ग्राफ है आपका साई वर्सेस आर, आर किसमें है, नैनोमीटर में, साई वर्सेस आर आप ग्राफ बना लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अब हम अगला ग्राफ बनाएंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, और जब भी कभी हम इसको स्क्वायर करेंगे तब देखेंगे आप ये ग्राफ थोड़ा सा बदल चुका होगा। वो जो नेगेटिव पोर्शन का था, देखें
जो नेगेटिव था वो क्या हो गया है, वो पॉजिटिव हो गया। जितना पोर्शन वो नेगेटिव था, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ से जो नेगेटिव आया हुआ था वही उस नेगेटिव ग्राफ को हमने क्या किया, पलट दिया और वो पॉजिटिव में आ गया। अब वो कुछ इस तरीके से हो गया। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी स्क्वायर का कोई नेगेटिव भी होता है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस बार जो हमारा ग्राफ है वो किसके बीच में है, इस बार हमारा ग्राफ है वो साई स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में। देखिए ये है आपका साई स्क्वायर और ये है आपका आर। आपको ऑलरेडी पता है साई स्क्वायर की जगह पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये आपको जो y एक्सिस पे दिख रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये आपका रेडियस यानी ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका समझ लो कि न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से आगे बढ़े, देखिए न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस एग्जैक्ट न्यूक्लियस में नहीं, लेकिन न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और एक टाइम आकर आया जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हो गए। किसके लिए हमने बात की, 1s के लिए। अब हम 2s के लिए बात करते हैं। 2s में स्टार्टिंग में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे आके डिक्रीज एकदम जीरो हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस धीरे धीरे खत्म हो गया। अब फिर से थोड़ा और आगे बढ़े, रुके नहीं, हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो और आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और थोड़ा आगे जाने पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ गए, मैक्सिमम पहुंच गया, स्मॉल मैक्सिमम बोलते हैं। और उसके बाद धीरे 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 आ रहे हैं और फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हो गया, और यहाँ पे पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस वापस से जीरो हो रहे हैं। यानी कि जब हम 1s में गए थे, 1s में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ही थे, और जैसे जैसे उससे दूर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होते होते एकदम जीरो हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे मिला ही नहीं। लेकिन जब हम 2s की बात करते हैं तो 2s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तो बहुत ज्यादा था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के पाए से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और अचानक से एकदम जीरो हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा, और फिर एक टाइम हो गया फिर से कम होने लगा, और फिर एक टाइम आया फिर से जीरो हो गया। तो पहले मैक्सिमम था, धीरे धीरे होते होते यहाँ पे जीरो आया, फिर स्मॉल मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे करके जीरो हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, जरा जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इसी के हेल्प से हम ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे। मैंने आपको बताया ना ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, वही ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, वो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में पा रहा है उसका एक डायग्राम बना लो, वही ऑर्बिटल का शेप हो जाएगा। ठीक है, आप इसे बनाएं। न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस से आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट आप इस ग्राफ को बनाएं। सही, मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपने इस ग्राफ को अच्छे से बना लिया। ठीक है, तो साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, यानी कि मैक्सिमम चांसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जैसे जैसे हम 1s और 2s में न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, 1s में न्यूक्लियस से आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस एक टाइम आया जिसमें जीरो हो गए। लेकिन जब हम 2s की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो नहीं। ठीक है, ओके। जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, इसमें अगर हम देखें तो पीक पॉइंट 1, इसमें सिर्फ एक अकेला पीक पॉइंट, लेकिन इसमें कितने पीक पॉइंट, एक यहाँ पे पीक पॉइंट है और एक यहाँ पे पीक पॉइंट। पीक पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, वो होता है आपका पीक पॉइंट। ये आपका पीक पॉइंट है, ये भी आपका क्या पीक पॉइंट, ये भी आपका पीक पॉइंट। ठीक है, तो 1s में कितने पीक पॉइंट है, 1s में सिंगल 1 पीक पॉइंट है, जबकि 2s में कितने पीक पॉइंट है, 2s में कितने पीक पॉइंट है, 2 पीक पॉइंट। नोट करें आप इसी में आगे, यहीं पे आपने ये ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है, यहीं पे कोने में लिखते हैं नंबर ऑफ पीक्स 1, इसमें लिखें नंबर ऑफ पीक्स 2। नंबर ऑफ पीक्स 2 का मतलब कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है। नंबर ऑफ पीक्स 1, नंबर ऑफ पीक्स 2। ओके, नंबर ऑफ पीक्स जो होता है ना, यही शेल होता है। अभी आगे चल के मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, नोट करें, नंबर ऑफ पीक्स आपका 1 है, नंबर ऑफ पीक्स 2 है। आप सोच रहे हैं कैसे नंबर ऑफ पीक्स 1 हो गया, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम था, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते गए एक टाइम आ गया जीरो हो गया,
जीरो होने के बाद कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस नहीं दिखाई दिए। लेकिन जब हम 2s के बारे में बात करते हैं तो 2s में आप देखते हैं स्टार्टिंग में ज्यादा था, धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक टाइम आया जब से शार्पली जीरो हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ा, इसे स्मॉल मैक्सिमा कहेंगे, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो था, फिर लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़े। यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें जीरो ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसमें और आगे बढ़ने लगे तो हमें फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस दिखने लगे, और फिर हम और आगे बढ़ने और इलेक्ट्रॉन मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा। एक टाइम आ गया, फिर से जब आगे बढ़ने लगे तो इलेक्ट्रॉन फिर कम होने लगा, फिर धीरे धीरे करके जीरो हो गया। इसको हम स्मॉल मैक्सिमम बोलते हैं, इसमें लार्ज मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो दो पीक पॉइंट, एक ये पीक पॉइंट हो गया, एक ये पीक पॉइंट हो गया। ठीक, आप इस पॉइंट को नोट जल्दी से वो करें और इसको डॉट लगा करके लिख लें स्मॉल मैक्सिमम। ये दोनों नहीं लिखेंगे, ये स्मॉल मैक्सिमम लिखेंगे, बस स्मॉल मैक्सिमम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो जीरो वैल्यू है, एक जीरो मैक्सिमम जीरो, ये जो जीरो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? इस जीरो पॉइंट को नोड बोलते हैं। नोड का मतलब एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल नेग्लेक्ट हो, नेग्लेजिबल हो, तो उसे आप नोड बोलते हैं। हेडिंग डालें नोड, नोड, हेडिंग डालें नोड और लिखें a region where zero probability to finding an electron, a region where zero probability to finding an electron, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो है, उसे नोड बोलेंगे। अब दो टाइप के नोड होंगे, दो टाइप के नोड होंगे। कौन कौन से नोड होंगे? एक नोड होगा आपका रेडियल नोड, रेडियल नोड। इस रेडियल नोड को ही हम नोडल सरफेस का नाम देते हैं, नोडल सरफेस। यानी कि वो थ्री डायमेंशनल स्पेस, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हो, उसे नोडल सरफेस का नाम देंगे या रेडियल नोड का नाम देंगे। ठीक है, ओके। अब एक तो थ्री डायमेंशन है, एक तो टू डायमेंशन भी हो सकता है। तो वो टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशन तो प्लेन ही होता है, थ्री डायमेंशनल रीजन होता है, सरफेस होता है, लेकिन टू डायमेंशन तो एक प्लेन होता है। तो रेडियल नोड हो गया, ये थ्री डायमेंशनल हो गया, थ्री डायमेंशनल रीजन। ठीक है, अब रेडियल नोड के बाद एक होता है नोडल प्लेन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन एक हो गया रेडियल नोड, जिसे आप नोडल सरफेस का नाम देते हैं, और एक होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल प्लेन, एक ऐसा प्लेन जहां पे पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। और एक रेडियल नोड, यानी कि वो पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो हो। थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो, तो नोड रेडियल नोड या नोडल प्लेन। और अगर रेडियल नोड है नोडल सरफेस, और अगर टू डायमेंशन की बात करें, प्लेन की बात करें, तो नोडल प्लेन हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करें। और नोट करने के बाद आप जरा मुझे बताइए, आप देख रहे हैं 1s में कितने नोड हैं? 1s में नोड, अब बताइए 1s में नोड कितने हैं? आप कहेंगे जीरो, क्योंकि एक भी नोड नहीं दिख रहे। लेकिन जब हम 2s के बारे में बात करें तो आप इसमें तुरंत बताइए नोड कितने हैं? आप कहेंगे कि सर 2s में नोड 1 है, 1 नोड है। देखिए ये आपका, ओके। अब ये 3s में नोड बताइए कितना हो गया बेटा? 3s में नोड कितने हो गए? 3s में नोड हो गए, यहाँ पे देखते बता रहे, 1 नोड एंड 2 नोड। ओके, ठीक। तो इस तरीके से आप नोड कैलकुलेट किए। नोड आप लोगों ने जल्दी से देख लिया। कौन कौन सा नोड है? पहला नोड यहाँ पे एक भी नोड नहीं, जीरो। यहाँ पे नोड का मतलब वो रीजन जिसके पहले इलेक्ट्रॉन हो और जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन हो, वही होता है। एक ये वो रीजन जिसके पहले भी इलेक्ट्रॉन हो और जिसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन हो। तो ये देखिए, आप कहेंगे यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो, हाँ इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नोड नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो है, इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो है, लेकिन ये नोड नहीं हुआ। क्यों नोड नहीं हुआ? क्योंकि इसके पहले तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नोड का मतलब वो स्पेस जहां जिसके पहले भी इलेक्ट्रॉन हो और जिसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन है, ये नोड हो गया।
अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन, तो ये नोड हो गया। लेकिन ये पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हैं, लेकिन इसके पहले ही नोड है, लेकिन इसके पहले इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, नोड नहीं कहलाएगा। ओके, जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को नोट करने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और वो है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, दिस इज एस ऑर्बिटल है या कोई भी ऑर्बिटल, से कोई फर्क, एस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड हो गया n माइनस 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या हो गया, n माइनस 1। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर s ऑर्बिटल नंबर ऑफ रेडियल नोड इन s ऑर्बिटल दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना हो गया, n माइनस 1। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा अब तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, तो मैंने आपको बता भी दिया कैसे कैसे नोड होता है। ठीक है, सबसे पहले वाले में नोड 0 हो गया, दूसरे वाले में नंबर ऑफ नोड 1 हो गया, तीसरे वाले में नंबर ऑफ नोड 2 हो गया। ठीक है, अब इस नोड को जरा यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इधर 3s के बारे में हम बात करें तो नोड का मतलब क्या होगा, जरा देखिए, ये आपको कौन सा ऑर्बिटल दिख रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3s का ऑर्बिटल दिख रहा है। ये सिंपल ये वाला इतना ऑर्बिटल जो है वो किसका होगा, आप कहेंगे सर ये 1s का ऑर्बिटल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आगे कोई इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से देखते रहना, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, जैसे इससे आगे बढ़ते गए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हो गया, यानी कि अब एक भी नोड इसमें नहीं है, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, ये 1s का ऑर्बिटल। लेकिन अगर आप 2s के बारे में बात करें, 1s में ये रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा 1s में। अच्छा, जब 2s की बात करेंगे तो 2s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस स्टार्टिंग में 0 हुआ, लेकिन 0 होने के बाद कुछ आगे जाने का फिर से इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगा, और जब फिर से इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगा तो फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम हुआ और फिर यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि ये जो एरिया आपको ये दिख रहा है ये 2s के लिए होगा, और ये क्या आएगा, नोड। ये देखो, ये क्या हो गया, नोड, ये पहला नोड हो गया, ये पहले भी इलेक्ट्रॉन है, बाद में इलेक्ट्रॉन, ये नोड। 2s के लिए आप देखेंगे एक नोड हुआ, और ये पूरा, ये अगर लास्ट वाला अगर घुमा हटा दिया जाए तो ये 2s के लिए हो जाएगा। अब जब 3s के बारे में बात करेंगे तो 3s के लिए ये फर्स्ट नोड हो गया, और ये हो गया सेकेंड नोड, ये सेकेंड नोड हो गया। क्यों, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या थे, मैक्सिमम थे, आगे बढ़ते गए 0 हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में नहीं पाया गया, फिर आगे फिर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, धीरे धीरे होते हुए एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 0 हो गया, तो पहला नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, उसके बाद तो 0 है ना, लेकिन 0 है उसके बाद नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब कोई नोड आगे नहीं है। तो फर्स्ट नोड एंड सेकेंड नोड, ये 3s में 2 नोड आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका रेडियल नोड हो गया। इसको चार्ज क्लाउड डायग्राम का नाम देते हैं, नोट करें, दिस इज नोन एज चार्ज क्लाउड डायग्राम। ओके, अब चार्ज क्लाउड डायग्राम में जरा ध्यान से देखें, मैं उसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं। जब आप जूम करके देखेंगे, आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक की जरा देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन है इन एरिया में, लेकिन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम नोड मान लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जिसे हम क्या मान लेंगे, नोड। ये आपका एक नोडल एरिया हो गया, ये आपका दूसरा नोडल एरिया हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे वो क्या कराएगा, वो आपका नोडल सरफेस नहीं होगा, वो आपका ऑर्बिटल कहलाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं। अब जब ध्यान से देखें चार्ज क्लाउड डायग्राम को, आप ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन हो गया ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का रीजन हो गया, और जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पाए जाने के रीजन हो गया तो वो आपका कहलाने लगा, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये रीजन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए, ये तो पूरा का पूरा एक रीजन होगा। ये सिंपल, ये वाला अंदर वाला सिंपल होता तो 1s होगा, इसके साथ ये वाला दोनों ऐड कर दोगे तो 2s हो जाएगा, इन दोनों के साथ तीसरा ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों के साथ एक चौथा ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा। ओके, ये s ऑर्बिटल का शेप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जहां जहां पे मैक्सिमम है वहां आप मैंने बता दिया। ठीक, ये आपका
1s 2s 3s का बहुत ही आराम से। अब हम बात करेंगे एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो था ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, अब हम एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही है, फिर से 3 डायमेंशनल स्पेस आप ध्यान से देखिए। जब आप 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात करेंगे तो किसी भी एंगल पे आप उसको देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस, एक्सियल एक्सियल इस बात देखेंगे, एक एक एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, कि किस एक्सिस पे कितना पाया जा रहा है, किस एक्सिस पे कितना पाया जा रहा है, उसे बाउंड्री, इसे बाउंड्री सरफेस डायग्राम का भी नाम देते हैं। ये हो गया आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम का मतलब एक्सियल आप देखेंगे, आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे, वाई एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे और जेड एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा पाया जा रहा है। लेकिन जब आप एस ऑर्बिटल के लिए देखेंगे तो एस ऑर्बिटल पे चाहे आप एक्स एक्सिस पे चले जाओ, चाहे वाई एक्सिस पे चले जाओ, चाहे जेड एक्सिस पे चले जाओ, आप देखोगे वो सिमेट्रिकल है चारों तरफ से। और जब वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल है तो आप उसे कह सकते हैं बहुत ही आसानी से ये तो पूरा सिमेट्रिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पी ऑर्बिटल के बारे में, डी ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो एस, पी और डी ऑर्बिटल एक्स वाई जेड के एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो उनका शेप अलग अलग होगा। जैसे एस ऑर्बिटल का शेप आपको ये दिख गया, पी ऑर्बिटल का शेप आपको ऐसा होगा, भी डिटेल में बताऊंगा। डी ऑर्बिटल का शेप आपको ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एफ का तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप सोच भी नहीं सकते, इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी आपसे। ठीक है, ये एफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल, ये इनका शेप हो गया। ठीक है, एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल। जरा एस ऑर्बिटल को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एक स्फीयर, एक स्फीयर। अब उस स्फीयर की अगर आप बात करें तो चाहे आप एक्स एक्सिस पे जाएं, चाहे वाई एक्सिस पे जाएं, चाहे जेड एक्सिस पे जाएं, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हर तरफ सिमेट्रिकल है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चारों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा एक्सिस दिख रहा है, एक्स एक्सिस रेड से, वाई एक्सिस आपको ब्लू से एंड जेड एक्सिस आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है। आप किसी भी एक्सिस पे किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आप देखेंगे एग्जैक्ट सिमेट्रिकल। तो आप इसे एस ऑर्बिटल को आप बोल सकते हैं सिमेट्रिकल स्फीयर की तरफ। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया बेटा, एस ऑर्बिटल का शेप हो गया सिमेट्रिकल स्फीयर। सिंपल, एस ऑर्बिटल का शेप क्या हो गया, सिमेट्रिकल स्फीयर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1s 2s 3s, मैंने अभी थोड़ी बार पहले बताया 1s का शेप थोड़ा सा छोटा होता है, 2s में एक जगह पे थोड़ा सा हॉलो करके एक और स्फीयर बन जाता है, और 3s में और ज्यादा होता है, 4s में और ज्यादा होता है। इसी तरीके से जब हम इनके साइज के बारे में बात करेंगे तो साइज आपको देखने को मिलेगा 1s में का साइज छोटा है, 2s का साइज थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होता है, 3s का साइज थोड़ा सा और, क्योंकि एक एक लेयर ऐड होता जा रहा है ना। तो 1s पे सिंगल लेयर है, 2s पे एक लेयर और ऐड हो गया, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, 3s पे एक लेयर और ऐड हो गया तो 3s का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया। इसी तरीके से 4s का भी लेयर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो इसलिए 4s का साइज भी बड़ा हो गया। तो 1s 2s 3s एंड 4s ये आपको साइज दिखाई दे रहा है। तो ये साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड एंड साइज एंड एनर्जी, ये दो चीजें, किसी जब भी कभी आप ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे तो आप बस इतना याद रखेंगे उसका साइज और एनर्जी में क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ या साइज कैसा है और साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ नोड होगा उतना ही ज्यादा साइज होता चला जाएगा। ओके, ध्यान से देखें और एक स्टार पॉइंट बनाए और लिखें, साइज एंड एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल शेल इंक्रीजेज विद एन। प्रिंसिपल सेल का जो साइज और एनर्जी है वो प्रिंसिपल सेल के हिसाब से बढ़ता जाता है। देखो एन के लिए एन, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप कहेंगे आप हायर सेल में जा रहे हैं। अब जब हायर सेल में आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे उस हिसाब से एनर्जी भी तो बढ़ती चली जाएगी। तो जब साइज की बात करेंगे तो साइज तो आप देख रहे हैं इसकी बढ़ रही है, एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी भी आप ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं साइज एंड एनर्जी, साइज एंड energy is directly proportional to principal quantum number small n। principal quantum number small n जितना ज्यादा होता जाएगा साइज एंड एनर्जी एस ऑर्बिटल की उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो आप कहेंगे 4s की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर 3s की, फिर 2s की और फिर 1s की। यहाँ पे एनर्जी का पहले साइज का ऑर्डर लिख देता हूँ। आप कहेंगे 1s छोटा है इससे, 2s से, 2s छोटा है 3s से, 3s छोटा है 4s से, 4s छोटा है 5s। ओके, एनर्जी के लिए भी यही यूज होगा, 1s सबसे कम एनर्जी वाला होगा, उसके बाद 2s की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसके बाद 3s और उसके बाद 4s की एनर्जी एंड फिर 5s की एनर्जी सबसे, उसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन।
ठीक है, जरा इसे जल्दी से नोट करिए। मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपने इसे नोट कर लिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखेंगे साइज और एनर्जी दोनों बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। जब आप पी ऑर्बिटल का शेप देखेंगे तो वही पी ऑर्बिटल के लिए भी हमने वही वाला ग्राफ बनाया था, पुराना वाला जो ग्राफ था वही वाला ग्राफ हमने उसके लिए बनाया। मैं बार बार वही ग्राफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ग्राफ हमने ग्राफ देख करके ही तो हम ऑर्बिटल देखे थे। तो चाहे हम ग्राफ देखें चाहे ऑर्बिटल का साइज देख लें, बात तो सेम होगा। तो चाहे आप ग्राफ देख लें चाहे ऑर्बिटल का साइज, मैं बस सीधे बता रहा हूँ तो आप ऑर्बिटल का साइज देख लीजिए, शेप देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे पी ऑर्बिटल का जो शेप दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस दिख रहे हैं, और न्यूक्लियस से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस दिख रहे हैं। और ये न्यूक्लियस का जो प्लेन है उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल पाए जाने का चांस नहीं है, जीरो। अब जरा ये तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर की तरफ इस शेप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस दिखें, यहाँ पे इस शेप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस दिखें। फिर भी आप देख लें ये जो रीजन आपको इतना दिख रहा है, ये इतना जो रीजन दिख रहा है, इन रीजन में इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम पाए जाने के चांसेस हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इन रीजन में भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो 1% इलेक्ट्रॉन होंगे। 90% इलेक्ट्रॉन इसी इतने एरिया में पाए जा रहे हैं। इस इतने एरिया में 90% इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको ऑर्बिटल का नाम दिया गया। और जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको एक सरफेस में ढाल दिया जाता है, वही उसका शेप बन जाता है। ये पी ऑर्बिटल का आपको शेप दिखाई दे रहा है। ओके, तो न्यूक्लियस के पास आप देख रहे हैं एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये आपका एक एक्सिस है, एक एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर मैं इसको जेड एक्सिस का नाम दूंगा, अगर ये जेड एक्सिस पे है तो एक्स और एक्स वाई एक्सिस प्लेन जो आपको दिखाई देगा, देखें अगर ये जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ऐसे, तो इस एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, इस वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। एक्स और वाई एक्सिस से एक प्लेन अगर मैं इसके अंदर पास करता हूँ, तो जैसे मैं वो प्लेन ऐसे पास करूंगा वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। यानी कि ये जो प्लेन आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन, उस एक्स वाई प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो वो प्लेन जहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा, नोडल प्लेन बोलते हैं। जब मैं इनकी ओरिएंटेशन की बात करूंगा तो ओरिएंटेशन के लिए हमें क्या देखना होता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जरा बताइए एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर L = 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? आप कहेंगे सर उसके लिए -1, 0 एंड +1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। यानी कि ये 3 टाइप के ओरिएंटेशन दिखा रहा है। -1 वाला जो ओरिएंटेशन है वो एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस पे है। 0 वाला यानी कि वाई एक्सिस पे है, +1 वाला यानी कि जेड एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस पे ये जो लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको वाई एक्सिस पे लोब दिखाई दे रहा है, ये आपका जेड एक्सिस। ये 3 टाइप का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का बिल्कुल मतलब ये ना समझे कि ये 3 ऑर्बिटल है, नहीं, ये वही पी ही है, लेकिन पी का अलग अलग ओरिएंटेशन है। एक्स पे ही जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है, जेड पे जा सकता है। अगर मैं इस पर देखूं और इसके नोडल प्लेन की बात करूं पीएक्स के लिए, इसको हम पीएक्स बोलेंगे। क्या है ये? पीएक्स। पीएक्स के लिए नोडल प्लेन कौन होगा? आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे तो है, वाई और जेड वाले एक्सिस प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। देखें वाई एंड जेड वाले प्लेन में, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नोडल प्लेन। कौन सा है? वाई जेड प्लेन। तो ये वाई जेड प्लेन कौन सा हो गया? नोडल प्लेन। अब हम बात करेंगे पी वाई के बारे में। जरा देखिए पी वाई को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाई एक्सिस पे है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक्स का है, और ये क्या है? ये जेड का है। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये एक्स जेड, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये कौन सा प्लेन है? आप कहेंगे ये एक्स जेड प्लेन है। और इस एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या है? 0, यानी कि एक्स जेड प्लेन ऐसे मैंने क्रॉस किया, तो ये है आपका नोडल प्लेन। और यहाँ पे नोडल प्लेन क्या है? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन आपका देखें, ये एक्स है ये जेड है, तो एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये जेड डैश, ये एक्स डैश, तो एक्स एंड जेड प्लेन जो होगा वो नोडल प्लेन होगा। आइए देखते हैं पी जेड वाला। जब हम पी जेड के बारे में बात करेंगे तो यानी कि जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल है,
और जब जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल है तो इस बार जो प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा? आप कहेंगे सर वाई और एक्स प्लेन, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? नोडल प्लेन। कौन सा नोडल प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन का काम कर रहा है, यहाँ पे एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन का काम कर रहा है, और यहाँ पे वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन का काम कर रहा है। लेकिन आप हर एक ओरिएंटेशन में देख रहे हैं एक सिंगल प्लेन है जो नोडल प्लेन, हर एक ओरिएंटेशन में। चाहे आप उसको एक्स वाई ओरिएंटेशन में लेके जाएंगे तब भी एक ही प्लेन आपको दिखाई देगा, वाई ओरिएंटेशन में लेके जाएंगे तब भी एक ही प्लेन आपको दिखाई देगा, जेड ओरिएंटेशन में रहेंगे तब भी एक ही प्लेन आपको दिखाई देगा। यानी कि इन सारे ओरिएंटेशन में एक सिंगल प्लेन दिखाई दे रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 है, तो वो आपका क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब तक आपने इसे नोट कर लिया। तो आप चाहे एक्स पी वाई पी जेड जो मन करे आप लेके चलो। आप याद रखिए चाहे किसी भी ओरिएंटेशन की आप बात करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड किसी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए इन सब की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी। वो अलग बात है कि डिफरेंट क्वांटम नंबर के लिए इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन एक ही क्वांटम नंबर के लिए पी एक्स पी वाई एंड पी जेड की एनर्जी सेम होगी। ऐसा लिखते फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आर ऑलवेज इक्वल। एनर्जी ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड आर ऑलवेज इक्वल। but for different ये नहीं बनाने की जरूरत है, ये बनाने की जरूरत नहीं, चिंता ना करें। फॉर डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी एंड साइज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एनर्जी और साइज दोनों एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज है मैं आपसे बताता हूँ 1s के लिए, इसके लिए 2p सबसे पहले एनर्जी तो आप कहेंगे 2p, फिर 3p, फिर 4p एंड फिर 5p। अब ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, साइज भी उसी हिसाब से बढ़ रहा होगा, 2p का, फिर 3p का एंड फिर 4p का एंड फिर 5p का, ये साइज भी बढ़ रहा होगा। जल्दी से इसको नोट करना। सबसे पहला काम याद रखेंगे, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी पी एक्स पी वाई पी जेड की इक्वल होगी। इसी वजह से इसको डीजनरेटेड ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा। यही रीजन है, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है और जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है। इनको क्या नाम देंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये ओरिएंटेशन है पी ऑर्बिटल का, लेकिन ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल। जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करूंगा आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये तो रहा आपका पी ऑर्बिटल। तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि नोडल प्लेन क्या होता है, नोड क्या होते हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में। तो साइज एंड एनर्जी पी ऑर्बिटल की बढ़ती चली जाएगी जब आप एन की वैल्यू प्राप्त जाएंगे 5p 4p 3p 2p में। ओके, इसी हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये आपके 4p के 3 ऑर्बिटल, 4px 4py 4pz। ये 5p के 3 ऑर्बिटल, 5px 5py 5pz। ये 3p के 3 ऑर्बिटल, 3px 3py 3pz। ये 2p के 3 ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz। तो आप इन सब में देखेंगे 2px 2py 2pz सेम है, 3px 3py 3pz सेम है, 4px 4py 4pz सेम है, 5px 5py 5pz सेम है। लेकिन 2p 3p 4p एंड 5p में 2p की एनर्जी सबसे कम है, फिर 3p की एनर्जी है, फिर 4p की एनर्जी है, 5p की एनर्जी है। ओके, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपने ऑलरेडी नोट कर रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं। अब हम बात करेंगे नोड के बारे में। जरा इधर देखिए, ये 2p है, ये क्या है 2p। 2p में आप देखेंगे एक भी नोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस
जहां पे मैक्सिमम है उसके बाद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आप देख रहे हैं जीरो होने के बाद कहीं पे भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन बीच में यहाँ पे जीरो हो गया और फिर से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम। तो ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? ये आपका नोड है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला है। पी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या हो जाएगा? जल्दी से बोले। पी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड हो जाएगा n-2। तो s ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड आपने n-1 लिखा था। पी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या हो गया? n-2। ओके, तो इसके लिए n-2, n की जगह पे 2, तो 2-1 सॉरी p के लिए 2-2, तो 2-2 यानी कि 0। यहाँ पे देखें 2 माइनस p के लिए सॉरी 2 माइनस यहाँ पे 3, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3-2 यानी कि 1, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो 4-2 यानी कि 2। तो यहाँ पे दो नोड है, एक नोड दो नोड, देखें एक नोड दो नोड, यहाँ पे सिंगल एक ही नोड है, यहाँ पे एक भी नोड नहीं। इस तरीके से आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नहीं डालना है, आगे स्टार पॉइंट बनाना और लिखना है नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर p ऑर्बिटल दिस इक्वल्स टू n-2। नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर p ऑर्बिटल n-2। नंबर ऑफ रेडियल नोड s के लिए कितना था? n-1। अच्छा, p के लिए कितना हो गया? n-2। ओके, अभी आगे हम d के लिए भी देख लेंगे। फिर आप p ऑर्बिटल का जरा शेप देख लें। 2p का शेप ऐसा होगा, 3p का शेप ऐसा होगा क्योंकि एक इसमें नोड होगा। ओके, और 4p का शेप ऐसा होगा क्योंकि इसमें दो नोड होंगे। ठीक, 2p, 3p और 4p का शेप आपको दिखाई दे रहा है। जैसे s के लिए देखा था ऐसे p के लिए भी है, सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं। ओके, n-2 यानी कि 0, यहाँ पे n-2 यानी कि 1, यहाँ पे n-2 की वैल्यू 2 होगी, तो वहाँ पे 0 नोड, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे दो नोड। तो px, py, pz को आपने ध्यान से देखा। ये तो वो तो रेडियल नोड था। अगर नोडल प्लेन के बारे में आप बात करने की कोशिश करें तो ये नोडल प्लेन है। देखिए न्यूक्लियस से ये प्लेन पास हो रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बता दिया था, तो इसलिए ध्यान नहीं देना है ज्यादा। ये सारे क्या है? ये नोडल प्लेन है। वो 3 डायमेंशनल प्लेन, वो क्या था? वो 3 डायमेंशनल नोड था। वो 3 डायमेंशनल नोड था, एक स्फीयर था, नोटिकल नोडल सरफेस या रेडियल नोड बोलते थे। ये 2 डायमेंशनल नोड है। याद करो, नोड को दो तरीके से डिवाइड किया, 2 डायमेंशनल नोड यानी कि नोडल प्लेन है। इसमें एक नोडल प्लेन भी होता है। ठीक है, क्या हो गया? एक नोडल प्लेन सब में होगा, चाहे 2p हो, चाहे 3p का हो, चाहे 4p का हो, एक नोडल प्लेन सब में। ठीक, एक्स एंड जेड वाला ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, यही तो कट कर रहा है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ एंगुलर नोड। हेडिंग डालें, दिस इक्वल्स टू एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये नंबर ऑफ रेडियल नोड था, नंबर ऑफ रेडियल नोड जिसे नोडल सरफेस बोलते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड या नेडल प्लेन बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, या आप इसे बोल सकते हैं नोडल प्लेन। दिस इज इक्वल्स टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू की बात कर रहे हैं आप। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल की बात करें। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे अभी इन सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे, चिंता ना करें। ये पॉइंट अभी पहले नोट कर लें। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे? 5। कौन कौन से? -2, -1, 0, +1, +2, ये 5 क्वांटम नंबर हो गए। अभी जो 5 क्वांटम नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 5 क्वांटम नंबर की वजह से 5 टाइप के ओरिएंटेशन होंगे। तो डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है 5 टाइप का ओरिएंटेशन।
ये ऑर्बिटल ध्यान से देख लीजिए, इसके ओरिएंटेशन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। कौन कौन सा ओरिएंटेशन है? -2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही तो ओरिएंटेशन बताएगा, -1 0 +1 n +2, ये इसके ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल्स आपके सभी ओरिएंटेशन में आपको दिखा दे रहा हूं। आप देखिए, ये आपका dxy है, फिर dyz है, फिर dzx है, फिर dx2y2 एंड दिस वन इज dz2। ये जो ऊपर के चार ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, ये चारों ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्लोवर लीफ होता है। क्लोवर लीफ का मतलब होता है डबल डंबल। एक क्लोवर लीफ यानी कि एक फूल की पत्ती होती है जो ऐसे चारों तरफ दिखाई देती है, चमेली की पत्ती की टाइप की होती है, ये क्लोवर लीफ होता है। ये सब की इन सब के जो शेप है चारों की वो क्या हो गए? क्लोवर लीफ, ये क्लोवर लीफ हो गया। लेकिन ये जो आपको पांचवा सबसे अलग ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, ये पांचवा जो सबसे अलग ऑर्बिटल है, इसको आप बोलते हैं डोनट शेप। ये जो आपको डोनट शेप दिखाई दे रहा है, डोनट, ये डोनट शेप दिखाई दे रहा है, dz2, ये सबसे अलग शेप है। ये कौन सा है? डोनट शेप। आप इसे हैंडराइटिंग नोट्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखी मिलेंगी उसमें। ये डोनट शेप हो गया। इस तरीके से आपने ये देख लिया कि ये डी के 5 ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे। एक एक ऑर्बिटल को फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। dxy में xy प्लेन में ऑर्बिटल है, dyz में yz प्लेन में ऑर्बिटल है, dzx में zx प्लेन में ऑर्बिटल है। फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूं। dxy में देखेंगे तो आप xy प्लेन, इन xy प्लेन, ऑर्बिटल इन xy प्लेन, xy प्लेन में होने की वजह से xy, ये क्या हो गया? yz प्लेन में ऑर्बिटल होगा, yz प्लेन में होने की वजह से yz ऑर्बिटल, ये zx प्लेन में होने की वजह से zx ऑर्बिटल। ये जो x2 y2 है, ये x एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस पे है, याद रखें। ये एक्सिस पे होने की वजह से स्क्वायर यूज हुआ है। ये x एक्सिस y एक्सिस पे, ये किस पर है? ये z एक्सिस पे, ये किस पे है? z एक्सिस पे है। एंड एक डेफिनेट टाइप का जो शेप है, एक दूसरा वाला, वो डेफिनेट टाइप का शेप 3 डायमेंशनली ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, आप इसको जरा ध्यान दें। अगर xy प्लेन में है तो उसका नाम होगा dxy, अगर yz प्लेन में ऑर्बिटल है तो उसका नाम होगा dyz, अगर zx प्लेन में उसका ऑर्बिटल है तो इसका नाम हो जाएगा dzx, अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे है तो इसका नाम हो जाएगा dx2 y2, अगर वो z एक्सिस पे है तो इसका नाम हो जाएगा dz2। एक्चुअली होता क्या है कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे है तो ये होगा, अगर y और z एक्सिस हुआ और z और x एक्सिस हुआ, वो y एंड z एक्सिस, और ये जो आपको z एक्सिस दिखाई दे रहा, ये दो ऑर्बिटल से मिलकर बना है, एक y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, एक y एक्सिस एंड z एक्सिस, और एक x एक्सिस एंड z एक्सिस। इन दोनों ऑर्बिटल, दो अलग अलग ऑर्बिटल थे, इन दोनों ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दिया गया, तब जाके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, जिसको जिसका मेन ओरिएंटेशन z एक्सिस पे ही है, और इसको हम dz2 के नाम से बुलाएंगे। ये वो अलग बात है कि एक्चुअली ये दो dz2 है, ये एक्चुअली दो ऑर्बिटल से मिलकर बना है, dy2 z2, इसको क्या नाम लेंगे? इसका नाम होगा dy2 z2, और इसका क्या नाम होगा? dx2 z2। ठीक है, तो आप देखेंगे dy2 z2 या dx2 z2, इन दोनों ऑर्बिटल को आपस में ऐड कर दिया गया, तब dz2 का नाम हो गया। ठीक है, ये एक नया टाइप का ऑर्बिटल है। जब आप क्लास 12 में जाएंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस टाइम पे मैं इनके मर्जिंग के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल बस अभी आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास 5 टाइप के ऑर्बिटल हैं। पहला ऑर्बिटल ये dxy, dyz, dzx एंड dx2 y2 एंड dz। आप इनको नोट करें फटाक से, मैं उम्मीद करूंगा अब तक आपने इसको नोट कर लिया। ओके, फिर से मैं वही बात बताऊंगा,
अगर आपको साइज और एनर्जी देखना है तो साइज और एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, साइज और एनर्जी के लिए दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है तो आपको पता ही है फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही मैं पिछली वाली बात फिर से लिखा रहा हूं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डी एक्स वाई दिस इक्वल्स टू डी वाई जेड दिस इक्वल्स टू डी जेड एक्स दिस इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू डी जेड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, पता ही चल गया होगा। फॉर डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए आप कहेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा 3D सबसे कम, उसके बाद एनर्जी हो या साइज, एनर्जी एंड साइज दोनों का यही है, 3D सबसे छोटा सबसे कम एनर्जी वाला, फिर 4D उससे बड़ा उससे कम एनर्जी वाला, फिर 5D एंड फिर 6D एंड फिर 7D एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये पॉइंट आप नोट करें। अब मेरे ख्याल से अगर आपने ये देख लिया तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, कि देखिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी 3D 4D 5D 6D 7D में, कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं, शेप बढ़ रहा है, तो इसी हिसाब से नोडल प्लेन और नोडल सरफेस भी बढ़ता चला जाएगा, नोडल प्लेन और नोडल सरफेस बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपका वो टाइम आ गया जब मैं आपको बताऊं कि नोडल प्लेन और नोडल सरफेस में क्या है। ये देखिए, अगर मैं आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड के बारे में बात करूं, n इक्वल्स टू वही, इसके लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला हो जाएगा n-3। अच्छा, s ऑर्बिटल के लिए n-1, p ऑर्बिटल के लिए n-2, d ऑर्बिटल के n-3 हो गया। तो इसमें कितने रेडियल नोड होगा, 3D में एक भी नहीं, लेकिन 4D में एक सिंगल रेडियल नोड। देखिए ये एक ऐसा इलाका है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0, ये ऐसा इलाका है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0। तो 3D में 0 एंड 4D में आपको एक सिंगल रेडियल नोड आपको मिलके तैयार हो गया, बन गया, जैसा कि आपको यहाँ। लेकिन हम नोडल प्लेन की बात करेंगे तो नोडल प्लेन इसमें कितने हैं, 2 है। देखिए अब डिपेंड करेगा नोडल प्लेन कैसे पता चला आपको, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। देखिए अगर मैंने आपको बोला कि ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे है, तो एक प्लेन ऐसे डाल सकते हैं और एक प्लेन ऐसे डाल सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 2 नोडल प्लेन होगा, ठीक, 2 नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन डी के लिए कितना हो जाएगा, 2। तो नोडल प्लेन इसके लिए या एंगुलर नोड, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, n = 2। ठीक है, डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड क्या हो गया, 2। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप ये सारी बातें समझ चुके हैं। तो 2 चीजें हैं, मैं दोनों बात यहाँ पे लिख दूंगा, एंगुलर नोड एंड नोडल रेडियल नोड, रेडियल नोड और यहाँ पे लिखूंगा मैं एंगुलर नोड। अच्छा, रेडियल नोड को एक और नाम से बुलाया जाएगा नोडल सरफेस, और इसको एक और नाम से बुलाया जाएगा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। ओके, तो सबसे पहले S के लिए, 1s के लिए या S के लिए सिंपल 1s के लिए आप कहेंगे रेडियल नोड, क्या रेडियल नोड था, आप कहेंगे 0। पहले S ऑर्बिटल के लिए, S ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या था, 1s में आपने कहा था 0, फिर मैंने कहा 2s में आपने कहा 1, फिर मैंने कहा 3s में आपने कहा 2, फिर 4s में आपने कहा 3, ऐसे S ऑर्बिटल का। फिर p ऑर्बिटल के रेडियल नोड, फिर 3p में आपने कहा था 0, 3p में एक भी ऑर्बिटल नहीं था। अच्छा, 4p में आपने कहा था 1, फिर 5p में 2, 6p में 3, ऐसे होता गया। फिर इसी तरीके से मैं d की बात करूंगा, d ऑर्बिटल के लिए सबसे पहले 3D में आपने कहा 0,
फिर 4d में आपने कहा 1, फिर 5d में आपने कहा 2, 6d में आपने कहा 3। तो s ऑर्बिटल के लिए आपने कह दिया n-1, p ऑर्बिटल के लिए आपने कहा n-2, d ऑर्बिटल के लिए आपने कहा n-3। जरा ध्यान से देखिए, n-1, n-2, n-3। ओके, n-1, n-2, n-3, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख गया। जब मैं एंगुलर नोड के बारे में बात करूंगा तो एंगुलर नोड का मतलब नोडल प्लेन, तो मैं s के लिए बात करूं, s ऑर्बिटल, तो आपने कहा s ऑर्बिटल के लिए 0 था। जब मैं p ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो आपने p ऑर्बिटल के लिए 1 बताया था। d ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो आपने कहा था d ऑर्बिटल के लिए 2। इसी तरीके से s ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा तो आपने कहा था 3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्यों ना बना दें, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्यों ना बना दें, ठीक है। आप जरा पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर एक फॉर्मूला बना देंगे। नोट कर लिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टोटल नंबर ऑफ, अगर नोड के बारे में बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ नोड्स का अगर फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास 2 नोड है, दोनों नोड को ऐड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड दिस इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ नोड दिस इज इक्वल टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। ध्यान से जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ नोड दिस इज इक्वल टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड का फॉर्मूला आपको पता होगा L, रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा n-1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला आ जाएगा n-1, ठीक है। n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर टोटल नंबर ऑफ नोड आपको निकालना हो तो किसी भी ऑर्बिटल का टोटल नंबर ऑफ नोड हो, आप फॉर्मूला यूज करेंगे n-1 और आराम से बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत है? मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला हो गया n-1। 3D के लिए 3-1 यानी कि 2, 4D के लिए 4-1 यानी कि 3। इसी तरीके से 3D ऑर्बिटल के लिए 3-1 हो गया, 3-1 यानी कि 2। इसी तरीके से अगर हम 4D ऑर्बिटल के लिए देखते हैं तो 4-1 3, ठीक है। किसी भी के लिए आप देख सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, एंगुलर नोड कितना हो गया L, L की वैल्यू 2। एंगुलर नोड पता चल गया, साथ ही साथ आपको पता है नोडल प्लेन n-l-1। तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं दोनों को और आप निकाल भी सकते हैं। 3D के लिए कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा, एंगुलर नोड होगा 2, तो टोटल नोड भी कितना हो जाएगा 2। ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यही बहुत ही, इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मैं उम्मीद करूंगा कि शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एफ ऑर्बिटल का शेप हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उम्मीद करूंगा आपका पूरे एस पी एंड डी ऑर्बिटल का शेप अच्छे से समझ में आ गया, नोड क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप लोग बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, माई क्यूट केमिस्ट्री के साथ, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।